अच्छा कंटेंट और जिसे हम कहते हैं कि यार मजा आ गया, क्या कमी महसूस करते हैं? मुझे लगता है हमारे टीन एज के अंदर लोग कंटेंट बनाना शुरू करते हैं ना, मुझे लगता है कि उन लोगों के कंटेंट के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी होती है। कितनी देर कंसिस्टेंट रहना चाहिए? इनिशियली जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो तब तो आपको एक अच्छे अरसे के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। क्या देख रहे हैं अगली आने वाले वक्त में, क्या शेप देख रहे हैं सोशल मीडिया की? मुझे लग रहा है कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, दिस इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर। कंटेंट क्रिएटर के लिए बूस्टिंग या पेड प्रमोशन चलानी चाहिए? ऑडियंस वही अच्छी है जो कि ऑर्गेनिकली आपके पास आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास रज़ा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और क्या कहूँ आपको, अब्बास कहूँ, बुखारी साहब कहूँ, किस तरह से मुखातिब करूँ? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा ये बताइए, क्या कमी महसूस करते हैं पाकिस्तान में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको लेके? मेरा ख्याल है व्यूअरशिप तो आ जाती है, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपको एक ख़ास तरह की ऑडियंस जो है वो मिल जाती है, आप वो है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा कंटेंट और जिसे हम कहते हैं कि यार मज़ा आ गया, चाहे वो किसी भी डोमेन का है, एजुकेशन है, वो ह्यूमर है, वो कुछ भी है, क्या कमी महसूस करते हैं? अच्छा, पहले तो ये है कि मेरे जितने भी इंटरेक्शंस हुए हैं और मेरी डीएम्स के अंदर भी लोग आके, नीचे कमेंट्स के अंदर भी आके अल्लाह का शुक्र है वो कह रहे होते हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, यूनिक है, मुख्तलिफ है दूसरों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे और कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की है वही बिल्कुल ठीक है कि बड़ी हद तक कुछ कमियां भी हैं। स्पेशली जो मुझे लगता है हमारे टीन एज के अंदर लोग कंटेंट बनाना शुरू करते हैं ना, कि अभी वो स्कूल्स के अंदर होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, या इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक साइड गिग के तौर पे कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर। मुझे लगता है कि उन लोगों के कंटेंट के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी होती है, और वो नेचुरल है क्योंकि वो उनकी उम्र भी उस वक्त इस तरह की है। एक 16-17 साल का बच्चा उतने मैच्योर थीम्स के ऊपर कंटेंट नहीं बना सकता जितनी लेट्स से मेरी उम्र के अंदर आकर आप बना सकते हैं, क्योंकि तजर्बे का थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है। फिर कंटेंट कंजम्पशन का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि कमी जो है ना वो थोड़ी सी मेरे ख्याल में विजन की है। आप जब भी आकर कंटेंट बनाना शुरू करें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अगेन वो जैसे आपने कहा कोई भी जॉनर है, वो बेशक पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, सोशल है, आपके जेहन में थोड़ा सा अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि इस सारी एक्टिविटी के अंदर से आप क्या निकालना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ना, मिलियन 2 मिलियन व्यूज तो आप कंसिस्टेंटली 20 वीडियोस डालेंगे ना, 21वीं वीडियो पे आपको व्यूज आ ही जाएंगे। ऐसे ही है। वो इतना मसला नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स डिजाइंड इस तरीके से हैं कि वो कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं। आप कंसिस्टेंट कंटेंट डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तो एक पॉइंट के बाद आपकी कोई ना कोई एक आपका कंटेंट पीस वायरल हो जाएगा, लोग उसको देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग आजकल थोड़ा सा वायरलिटी के पीछे ज्यादा भागते हैं कि हमारी वीडियो देखी ज्यादा जाए, और उनका जो मैट्रिक या बेंचमार्क है सक्सेस का वो ये है कि किस वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, किसके 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। हालांकि असल सिनेरियो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि बहुत कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनकी वीडियोस पे 20-20 मिलियन, 25-25 मिलियन व्यूज होते हैं। ये मैंने सुना था, वो हाँ, आप उसके इर्जा के पॉडकास्ट जी में जी। ये कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंप्लीट कीजिए। और ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी खुद पर्सनली। लेकिन मैंने उनके जब फॉलोअर्स वगैरह जाकर देखे तो वो फॉलोअर्स उनके निग्लिजिबल होते थे, और उनकी ऑडियंसेस जो है वो रेगुलर ऑडियंसेस वो बहुत कम होती हैं। उसकी वजह यही है कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं वो वायरलिटी के चक्कर में 9-10 सेकंड की वीडियो एक बनाते हैं जो कि एक मीम कंटेंट होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप बैठे हुए हैं, आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसके पीछे एक म्यूजिक लगा हुआ है और उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि एक किसी भी मीम के अंदर, ठीक है, मतलब जैसे व्हेन यू वेक अप एट सैरी एंड योर फेस बी लाइक, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपने वहीं पे अपना फेस लेके आए हैं, आपने एक फेस बनाया, पीछे एक म्यूजिक चल रहा है। अब इस वीडियो के ऊपर हो सकता है 5-7 मिलियन व्यूज आ जाएं, लेकिन वो एक मीम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो व्यूअर है उसके लिए आपने ना कोई बात की है, ना आपने कोई अल्फाज अपने मुंह से निकालने हैं, ना आपने एक्ट किया है, आपने किसी तरीके से उसको अपना आर्ट, अपना क्राफ्ट, अपना स्किल खोल के नहीं दिखाया कि उसके पास इंसेंटिव हो कि वो आपको फॉलो करे, कि मैं इसको बार बार देखना चाहता हूँ इस इंसान को। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी सी विजन की कमी है, और आपके लिए थोड़ा सा अपना गोल क्लियर होना चाहिए। और गोल पहले दिन से क्लियर नहीं होता। आप ऑन द रोड बहुत चीज़ें डिस्कवर करते हैं, जर्नी के दौरान आपको समझ में आती है बहुत सारी चीज़ों की, और हर चीज़ का प्रोसेस ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं इसमें से क्या निकालना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी जैसे कंसिस्टेंसी की बात हुई है, कितनी देर कंसिस्टेंट रहना चाहिए? कितनी, चलिए आपकी एक्सपर्टीज बाकी भी प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन पहले इंस्टा की बात कर लेते हैं कि इंस्टा की अगर बात की जाए तो इंस्टा को कितनी फीड देनी चाहिए रील्स की इन अ डे? और आप क्या समझते हैं कि कंसिस्टेंट उसका एल्गोरिदम कब ये ऑब्जर्व कर लेता है या ये मान लेता है कि ये बंदा कंसिस्टेंट है? उसमें महीनों की बात होती है, क्या होता है, ताकि जो नए आने वाले कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी ज़रा पता चले कि इसका एल्गोरिदम काम कैसे करता है? इनिशियली जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो तब तो आपको एक अच्छे अरसे के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है।
अच्छा अरसा मैं बताता हूँ आपको कि कम से कम आप कह लेंगे 1.5 से 2 महीने आप अपने जहन में रखें कि आप कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहे हैं और आप उस दौरान आप नहीं देख रहे कि आपकी वीडियोस को कितनी व्यूअरशिप मिलती है, उसको कितने लाइक्स आते हैं, कितनी इंगेजमेंट होती है उसके साथ। आप बस कंटेंट डालें एक दफ़ा, क्योंकि आप अगर डालना छोड़ देंगे तो आप पुट ऑफ हो जाएंगे, जाहिर है। और बहुत लोग हो जाते हैं, 20-20 वीडियोस 25-25 वीडियोस डाली हैं, उसमें से कुछ भी नहीं निकला तो लोग पुट ऑफ होकर कंटेंट बनाना ही छोड़ देते हैं। शुरू में ये ना करें, आप डालें। उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो चलें एल्गोरिदम रीड करेगा या ये असेस करेगा कि आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। सेकेंडली, आप जितनी ज़्यादा वीडियोज़ डालेंगे आपके अपने काम में उतना निखार आता जाएगा। आप हर नई वीडियो के साथ एक नई चीज़ सीखेंगे अपने बारे में भी और साथ एल्गोरिदम के बारे में भी, कि मैं किस टाइम पे वीडियो डालता हूं तो एल्गोरिदम कैसे रिएक्ट करता है, किस तरह की ऑडियंसेस मेरे वीडियो को ज़्यादा पसंद करती हैं, मैं किस तरह का कंटेंट डालता हूं तो उसको ज़्यादा एंगेजमेंट मिलती है, किस तरह का डालता हूं तो उसको कम एंगेजमेंट मिलती है। तो कंसिस्टेंसी से ना सिर्फ ये होता है कि एल्गोरिदम रीड करता है, कंसिस्टेंसी से आपके अपने काम में भी निखार आता है और वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आता है, आप नोटिस भी नहीं कर रहे होते, वो खुद ब खुद आ रहा होता है। तो हाँ, इनिशियली ये जो आपने पूछा है सवाल कि इतने टाइम के लिए 1.5 से 2 महीने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको सक्सेस मिल रही है, आपके पास फॉलोअर्स इकट्ठे हो रहे हैं, रेगुलर एंगेजमेंट हो रही है आपके पेज के ऊपर, तो फिर आप उस फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने कंसिस्टेंट रहना है। ओके, आपने ये नहीं करना। वैसे फ्रीक्वेंसी शुरू में होनी क्या चाहिए? मैं अगर अपना आपको जाती तजुर्बा बताऊं तो मैंने शायद पहले 60 दिनों के अंदर 55 से 60 के दरमियान रील्स डाली थी। मैं रोज एक रील डाल रहा था। अच्छा, हाँ। ये ज्यादा भी हो सकती हैं, 2-3 रील्स ज्यादा मैं लोगों को देखता हूँ वो अपने एक फीड के अंदर दिन में 3-3 रील्स भी डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एल्गोरिदम भी ज़्यादा उसको इनकरेज नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि आप जब ज़रा स्पैम कर देते हैं ना अपनी फीड के ऊपर पोस्ट का, तो उसमें से 1-2 पोस्ट आपकी रह जाती हैं पीछे, जो कि ज़्यादा पुश नहीं की जाती, लोग ज़्यादा देख नहीं पाते उनको। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑप्टिमम जो है वो शायद दिन की एक रील ही है। ओके, और फेसबुक भी ऐसे ही है? फेसबुक का एल्गोरिदम भी ऐसे ही है या डिफरेंट ऐसे? फेसबुक पे मैंने क्योंकि ज़्यादा कंटेंट अपलोड किया नहीं है इस वक्त, लेकिन क्योंकि फेसबुक मेटा ही है, मेटा इंस्टाग्राम फेसबुक जो है वो अब मेटा ओन है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम भी जो है वो बिल्कुल, आप खुद यूट्यूब फेसबुक पे कंटेंट डालते हैं, आपको खुद इस चीज का अंदाजा होगा कि कंसिस्टेंसी तो एक कॉमन चीज है, यस, हर प्लेटफॉर्म पे वो उसको रिवॉर्ड करता ही। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फैसला कर लिया बाकी प्लेटफॉर्म पे आने का? जी मैंने बिल्कुल फैसला कर लिया है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना के एक टाइम के बाद आप बर्न आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपका क्रिएटिव आउटलेट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप छोटी फॉर्म की वीडियोस ही बना पा रहे हैं। तो बड़ा जरा लंबा कंटेंट बनाने के लिए तो प्लेटफॉर्म सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब ही है। तो मैं बिल्कुल प्लान कर रहा हूँ इन द नियर फ्यूचर मैं उनके ऊपर आऊंगा। मैं बस थोड़ा सा अपने आइडियाज को जो है वो आप कह लें वेट कर रहा हूँ कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, उस प्रोसेस के अंदर है चीजें, लेकिन मैं जरूर उसके ऊपर आगे कंटेंट बनाऊंगा। टिकटॉक पे तो बहुत कम है ना, उस पे भी आप हैं सही लेकिन कम बड़ा उस पे। टिकटॉक पे मैं ये करता हूँ कि जो मेरी वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर होती है वही वीडियो मेरी टिकटॉक के ऊपर भी पोस्टेड होती है, वो उस पे, लेकिन टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि टिकटॉक पे मैंने क्योंकि कंटेंट डालना लेट शुरू किया था, तो मेरे टिकटॉक पे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम के आधे से भी कम है इस वक्त। लेकिन रीच जो होती है टिकटॉक के ऊपर वो मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस के बराबर होती है। मतलब जो वीडियो मेरी इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हिट करेगी वो टिकटॉक पे भी करेगी। ओके, तो इतनी डाइवर्स और मैसिव ऑडियंस है टिकटॉक के ऊपर। अच्छा, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं ना, तो मुझे यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब के शॉर्ट, फेसबुक की रील, इंस्टा की रील और टिकटॉक की वीडियो जो है, मुझे चारों का ना रिस्पॉन्स डिफरेंट मिलता है। ठीक है, यानी फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे गुफ्तगू करते हुए एक चंक निकाल लिया कि जी इंस्टा के एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ठीक है, वो मैंने लगा दिया। यूट्यूब पे कुछ और जाएगा, फेसबुक कुछ और जाएगा, इंस्टा पे कुछ और जाएगा, और टिकटॉक पे कहीं पे वो मिलियन चला रहेगा, कहीं पे वो सिर्फ हजारों में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये बड़ा वो इसके पीछे क्या वजूहात है? हर प्लेटफॉर्म की जो है वो अपनी एक ऑडियंस है, अपना एक स्पेसिफिक जो है वो उस पे जा रही है। अब मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि, और ये मैं ऑब्वियसली इस पे मेरा ओपिनियन है, मैं असेस कर रहा हूं ठीक है कि क्या हो सकता है, मैं सर्टेनिटी से नहीं बता रहा, क्योंकि आपका कंटेंट है कि आप करंटली आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे आपने लेट्स से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ पॉडकास्ट किया। अब उस पॉडकास्ट की व्यूअरशिप का फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि ऑडियंसेस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं यार। मुझे लगता है फेसबुक यूट्यूब भी थोड़ी सिमिलर होती है, जो यूट्यूब के ऊपर लोग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है यूट्यूब पे आज भी ऑडियंसेस ज्यादा देखने जाती हैं लॉन्गर फॉर्म वीडियोस। ऐसे ही है। हाँ, वो शॉर्ट्स को ज्यादा पसंद नहीं करते। शॉर्ट्स के लिए उनके पास इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, शॉर्ट्स शाज़ो नादिर को स्क्रॉल करके लोग देख लेते हैं, ज्यादा वो लंबा कंटेंट वहां पर देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटा क्लिप आपका शायद फेसबुक पे ज्यादा परफॉर्म करे एज कम्पेयर टू यूट्यूब, क्योंकि लोगों की जो प्रेफरेंस है कंटेंट किस किस्म का उन्होंने देखना है वो वेरी करती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगता है ये वजह है इसकी। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में, क्या शेप बन रही है डिजिटल मीडिया की, और
आप अपने बारे में पहले ये बताएं कि ओढ़ना छोड़ना बस यही है कि इसके अलावा भी कुछ करते हैं? मैं अभी करंटली एक विजिटिंग जॉब करता हूँ जो कि डिबेट्स कोचिंग की है, एक प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, एलजीएस जोहर सीनियर बॉयज़ में। वो मैं कर रहा हूँ। और लेकिन इस वक्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का एक फाइनेंशियल साइकिल बन चुका है कंटेंट क्रिएशन से ही कि मैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। वो मुझे शौक है एक्चुअली टीचिंग का, कोचिंग का, और डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा की हैं, तो वो बच्चों को सिखाने से जो है वो एक आप कह लें अनवाइंड हो जाता है। हफ्ते में 2 दफ़ा जाके आप बच्चों से बात करते हैं, ज़रा आइडियाज़ के ऊपर डिबेट करते हैं, उनको डिबेट करवाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना जो बर्नआउट बंदा हुआ होता है वो थोड़ा सा अनवाइंड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जॉब तो मैं रिगार्डलेस अपने पास रखूँगा, लेकिन उसके अलावा मैं अभी करंटली इंटायरली जो है वो कंटेंट क्रिएशन से ही आप कह लें कि वो कमा रहा हूँ। वो सारा जो है वो हो रहा है। अब क्या देख रहे हैं अगली आने वाले वक्त में, क्या शेप देख रहे हैं सोशल मीडिया की? मुझे लग रहा है कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, दिस इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर भी आप 9-10 सालों में देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया की व्यूअरशिप जो है वो काफ़ी डिक्लाइन कर गई है। ऐसे ही है। मुझे याद भी नहीं पड़ता कि आखिरी दफ़ा मेरे टीवी लाउंज के अंदर घर के कब कोई न्यूज़ चैनल लगा था इकट्ठे और सब बैठ के न्यूज़ देखे। शायद इलेक्शन वाले दिन लगा होगा और सब देख रहे और उससे पहले शायद पिछला इलेक्शन हो सकता है या उससे पहले कोई और बड़ा इवेंट हो गया, कोई जो ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी चल रही हो। तो लेकिन उससे अगर आप 9-10 साल पहले याद करें तो मुझे लगता है कि 9 बजे का खबरनामा रात को लाउंज में बैठ के पूरी फैमिली देखती थी। और मुझे पॉलिटिक्स का जो थोड़ा बहुत शौक या फिर सोशल इश्यूज के ऊपर एक ओपिनियन, वो शौक इसी वजह से पड़ा था क्योंकि खबरें देखता था, ठीक है, वाले साहब के साथ बैठ के, और सब सारी फैमिली टीवी लाउंज में बैठ के। तब ये भी होता था कि लाउंज में टीवी एक ही होता था, अब तो हर कमरे के अंदर अलग टीवी भी होता है सबका, तो लोग वहां पर भी देख रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है व्यूअरशिप जो डिक्लाइन कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो इसी वजह से कर रही है क्योंकि अब कन्वीनियंस है, लोगों के पास हाथ में टीवी है। आपका हर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पाकिस्तान का वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो जाता है। अब वहां पर आपने खबरें देखनी है और लोग तो वहां से खबरें लेते भी नहीं है। जैसे ही कोई खबर होगी, 50 पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो उसका एक पोस्ट बनाएंगे, वो पोस्ट लगा के आपके सामने आ जाएगी, आपको खबर के बारे में पता चल जाएगा, आर्टिकल्स आ जाएंगे, वहां से आप पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि हम जो मिलेनियल्स हैं, जो हमारी जनरेशन है, हमने तो फिर अपने बचपन में टीवी देखा है। हमारे से जो नीचे वाली जनरेशन है उन्होंने तो टीवी देखा ही नहीं है, देखे नहीं, उन्होंने तो टीवी पे या नेटफ्लिक्स देखा है या अमेजॉन प्राइम देखा है या यूट्यूब देखा है। तो उनको शायद ये भी नहीं पता कि एंटीना क्या होता है। एंटीना क्या होता है एग्जैक्टली, उसके रोले क्या होते थे, हमारी छत पे उसके दुख क्या होते थे, उसको जाके हिलाना पड़ता था, वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आगे नीचे टीवी चलता था, एक बंदा नीचे खड़ा होता था, एक ऊपर खड़ा होता था, वो पूछता था चल गया, वो बताता था हाँ चल गया। तो उनको तो पता ही नहीं है, पता नहीं, बूस्टर हुआ करते थे, बूस्टर हुआ करते थे। तो जो उन लोगों को क्या पता, इतने पुराने आप लगते तो नहीं हो। मैं 1995 की पैदाइश हूँ, 95। अच्छा, तो तब तो एंटीनास वगैरह तो नहीं इतने पुराने नहीं हो ना, मतलब मेरे से 9 साल छोटे हो। इतना ज्यादा पुराना नहीं, थोड़ा सा पुराना हूँ। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ पे आज भी ये देखा गया है कि ऐसे कोई उठता है और वो वायरल हो जाता है। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना है, इस पे अगर हम अपने लोगों की साइकी पे बात करें तो क्या चीज़ आपको लगता है कि जिसने, मैं नाम नहीं लेता, मतलब या चले ले भी देता हूँ, मैं चाहत फ़तेह अली खान का ले दूंगा, मैं जीला का ले दूंगा, मैं अख्तर लावा का ले दूंगा, मैं पार्टी हो रही है वाली का ले दूंगा, वो तेज बोलने वाले निमरा का ले दूंगा। क्या चीज़ है जो लोग इतना ज़्यादा उसको वो पसंद किए जा रहे हैं? वो डांस बड़ा मशहूर हो गया, वो खातून का, वो बच्ची का, वो वाला जो है वो। अच्छा, अब देखें ना, हम भूल भी गए हैं, वो आए और वो भूल भी गए हैं। लेकिन ये हमारी आवाम की क्या नफ्सियात है कि अगर आप कोई एजुकेशन की बात करो, आप अच्छी एक्टिंग कर दो, आप अच्छा कोई कंटेंट दे दो, उस पर बहुत टाइम लगेगा रजिस्टर होने में, ये ऐसे निकल जाता है 1 मिनट में। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको ना डिफरेंस बताता हूँ। अब मैं केस स्टडीज आपको बताता हूँ। जो आप पार्टी हो रही है वाली बात कर रही हैं, वो उनका नाम है दनानीर मुबीन, ठीक है। अब वो वायरल हुई उस एक वीडियो से, पार्टी हो रही है, वायरल हो गई, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी सलाहियत थी। मतलब ये है कि वो एक्टर अच्छी थी, प्लस ये है कि थोड़ा सा जो है वो फैशन की दुनिया के अंदर, मुझे लगता है आपकी फैशन सेंस थोड़ी सी अच्छी है, तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आपके शोबिज़ के अंदर आप सर्वाइव कर जाते हैं, आप चल पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड थी, वायरल होने की वजह उनकी वो बनी थी, तो उसकी वजह से वो आगे निकल गई। इसी तरीके से हमारे दोस्त हैं मोमिन साकिब, ठीक है। अब मोमिन साकिब के वायरल होने की वजह थी जो उनकी वो वीडियो पाकिस्तान के मुझे मारो, ठीक है। लेकिन मोमिन लोगों को ये नहीं पता था कि मोमिन उस वक्त भी किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर पढ़ रहा था, उनकी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, ठीक है, बड़ा ही लर्नेड एजुकेटेड बंदा। तो उसके अंदर कुछ था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सस्टेन कर रहा है, अभी तक चल रहा है। उसके बरक्स जो ये आपने मिसाल दी अख्तर लावा वाली, तो वो मेरे ख्याल में 1.5 महीना 2 महीना ट्रेंड चला, लॉर द पावा, अख्तर लावा हर किसी ने किया, आज किसी को याद भी नहीं है आपने जैसे का। वो जो आपने खातून का बताया, उनका डांस वायरल हो गया था,
2-3 महीने जो है वो बहुत उसके ऊपर मीम्स बने, लोगों ने वो ट्रेंडिंग में रहा, आज याद ही नहीं है। उसके बाद जो चाहत फतेह अली खान साहब है, हाँ। ठीक है, मुझे तो वो बेहतरीन एंटरटेनमेंट लगते हैं अभी। अच्छा। सीधी सी बात है, मतलब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उनको। ठीक है, और देखिए मुझे नहीं लगता कि वो बंदा अपने आप को मार्केट इस तरह कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, हाँ, या मैं उस्ताद आदमी हूँ। हाँ, वो शुगर नहीं लगा रहा है ना, ठीक है, शुगर लगाए, कोई मसला नहीं। मतलब वो मैंने पिछले दिनों सुना कि वो एंटरटेनमेंट का अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ये दावा करता है कि मैं वाकई कोई गायक आदमी हूँ या मैं उस्ताद आदमी हूँ। वो बंदा शुगर ही लगा रहा है। मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि वो किसी इवेंट पे आके परफॉर्म करने के ना इतने पैसे लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार, मेरा इतना बजट होना किसी इवेंट पे। कितने पैसे लेते हैं? मतलब क्योंकि उसमें तो मैंने इसमें पॉडकास्ट में तो 50,000 मेरा ख्याल लेते हैं। पॉडकास्ट का 50,000 मुझे किसी ने बताया कि वो शादियों पे जब जाके परफॉर्म करें और साथ, तो वो कोई पता नहीं 8-10 लाख रुपया ले लेते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरा अगर कोई ऐसा इवेंट हो ना और मेरे पास इतना बजट हो कि मैंने इतने पैसे उस पर लगाने हैं, तो मैं बुलाऊंगा चाहत साहब को। उसकी वजह यह है कि जो शुगल 1.5-2 घंटे उस बंदे ने वहां पे लगाना है ना, कोई और नहीं लगा सकता। तो ये तो हो गई सारी मजाक वाली बात। लेकिन जो दूसरा आपने इस पे बात की कि जो लोग एजुकेशनल बात कर रहे होते हैं या सीरियस बात कर रहे होते हैं, उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। मुझे लगता है कि उनकी ऑडियंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, और शायद कम भी होती है, और कम भी होती है शायद अपनी, और उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन उनको जितना टाइम लगता है ना, उनकी ऑडियंसेस लॉयल होती हैं, ठीक है। वो एक वक्त लेते हैं अपने साथ लोगों को जोड़ने में, लेकिन इस प्रोसेस में जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो लॉयल भी होते हैं, और वो एक्चुअली उनका कंज्यूमर होता है, वो एक्चुअली उनकी ऑडियंसेस होती हैं। वो ये नहीं होती कि एक्स भी देख रहा है, वाई भी देख रहा है, जी भी देख रहा है, और एक रैंडम कंटेंट की तरह देख के उसको साइड पे कर दिया। अब आपका पॉडकास्ट, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको और मजीद कामयाबी दे और तरक्की दे, तो एक आज से 2-3-4 साल बाद जो आपकी पॉडकास्ट की ऑडियंस होगी वो आपकी पॉडकास्ट की ऑडियंस होगी। उसके बाद फिर आप किसी एक रैंडम इंसान को, जो कि इतना शायद वेल नोन नहीं है, आप उसको बिठा के उससे भी बात करेंगे तो वो पूरी पॉडकास्ट सुनेंगे, क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं। हो जाएगा ऐसा? हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंटली ऑब्वियसली करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो लोग वक्त लेते हैं ना थोड़ा सा अपने साथ ऑडियंस जोड़ने में, वो अच्छी चीज होती है, क्योंकि वो फिर लॉयल ऑडियंसेस बनती हैं उनकी। जो ये ट्रेंड्स की ऑडियंस होती है, ये तो आज इस ट्रेंड को देख रही हैं, कल उस ट्रेंड को देख रही हैं, तीसरे वो जैसे ही ट्रेंड खत्म होते हैं उनकी ऑडियंस भी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये है ऐसा इस तरह से, जैसे नईम सिकंदर पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब इतनी अच्छी बात करते हैं, इतना एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेके आते हैं, पता नहीं आपने सुना? जी, मैंने सुना। आपने जो है मुजम्मिल कर रहे हैं, अब तो आजकल तो वो एक्सप्रेस पे चले गए हैं। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं, ये इनमें से कुछ लोग ऐसा दावा भी करते हैं कि यार उसका जो है वो 1 मिलियन मेरा 20,000 पे भारी, मेरा 20,000 उसके 1 मिलियन पे भारी है। अब बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो ओपिनियन मेकर है या किसी जगह पे बैठे हुए, किसी सीट पे बैठे हुए जो मैटर करते हैं, बिल्कुल ऐसी है, उनके डिसीजन मैटर करते हैं। अब आप सैयद मुजम्मिल को देखें, जो आपने बात की है, सैयद मुजम्मिल ने जो थॉट अपने काम के थ्रू वो लेके आए हैं पिछले 4-5 सालों में। मुझे याद है सैयद मुजम्मिल को पहली दफ़ा मैंने देखा जब 2017 के अंदर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और सैयद मुजम्मिल की मैंने तब पहली वीडियो देखी, और वो अपने कमरे के अंदर ना, ये जो आप तार वाला हेडफोन है ना, वो लगा के उसके माइक के सामने बैठ के वो वीडियो बना रहे थे, और सिंपल अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके। और मुझे लगता है उस वक्त, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद वो कहीं पे एंकर थे या नहीं थे, लेकिन वो चैनल 5 में भी रहे हमें, और जब एक्सप्रेस में आया तो उन्होंने बड़ा बताया कि मैं चैनल्स में आज अपने पीक पे उस पे जो है वो बैठा। तो वो उन्होंने ना वो माइक सामने रख के ना सेल्फी कैमरा ऑन करके वो वीडियो बना रहे थे। तो मैंने उनको सुना, मैंने कहा यार ये बंदा बात बहुत लॉजिकल कर रहा है और साउंड बात कर रहा है, मतलब इसकी बात समझ में आ रही है। और मुझे उस वक्त दिल में एक बात आई कि ये बंदा कहीं पे पहुंचेगा। और देखिए कंसिस्टेंटली उस बंदे ने एक तो कंसिस्टेंटली काम किया, और दूसरा जो उसकी सोच थी, जो वो थॉट प्रोसेस था उसका, उसने उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं आने दी। वो उसके साथ थोड़ा सा ऑनेस्ट रहा, ट्रू रहा, और करता रहा। और वो देखिए माशाल्लाह आज उसको कामयाबी है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनके यूट्यूब के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उस बंदे की जो ऑडियंस है ना, वो उस बंदे की ऑडियंस है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताया मुझे, जब आप, मैं अगेन कहता हूँ, आपने कहा कि कम से कम तो 2 महीने कंसिस्टेंट रहे ना, मैक्सिमम कितना कंसिस्टेंट रहना चाहिए? अगेन आपके गोल्स के ऊपर है। अगर आपने ये तहिया कर लिया है कि मैंने इसमें से ही कुछ निकालना है, तो फिर जब तक आप नहीं निकालते आप कंसिस्टेंट रहे, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, बिल्कुल, और लग जाते हैं इतने लोगों को लगते हैं, मुझे लगता है लोगों को अल्टीमेटली। लेकिन ये है कि वो चल जाता है सोशल मीडिया। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों चल जाता है। क्योंकि आप देखें ना, 2 साल उसामा भाई, आप दुनिया का कोई भी काम करते रहें, तीसरे साल में जब आप लगेंगे ना उस काम के, तो आपने एक मुख्तलिफ इंसान होना है, आपके काम में एक निखार होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा उसके अंदर से, तो उसमें से रिजल्ट्स आपको आएंगे ही आएंगे, वो इनएविटेबल है। अच्छा, ये बताइए, आपके डिजिटल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर के लिए, बिजनेस के लिए तो ठीक है, समझ आती होगी बात, बूस्टिंग या पेड प्रमोशन चलानी चाहिए?
मुझे नहीं लगता चलानी चाहिए, अच्छा आइडिया नहीं होता। मैंने आज तक किसी वीडियो के ऊपर अपने पेड प्रमोशन मतलब वो स्पेंड नहीं किया उसके एड्स के ऊपर। उसकी वजह ये होती है कि मैं आपको अपनी ज़ाती राय बताता हूँ कि मेरे पास किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट फीड पे आए ना जो कि स्पॉन्सर्ड हो, तो मैं इसको पर्सनली अच्छा महसूस नहीं करता। और आई एम श्योर कि जो ऑडियंसेस हैं वो भी इसी तरह सोचती हैं। ठीक है, एक तो इसका मुझे लगता है ये डाउन साइड है कि ये होता है। दूसरा ये होता है कि ऑडियंस वही अच्छी है जो कि ऑर्गेनिकली आपके पास आएगी। आप एड स्पेंड करेंगे, उससे आपकी वीडियो काफ़ी जगह पे पहुंची, उससे आपको हो सकता है आपने मिसाल के तौर पे $50 लगाए हैं, $50 लगाने से आपको कुछ 200-300 फॉलोअर आ गया, ठीक है। लेकिन वो 200-300 फॉलोअर जब तक आपके पास ऑर्गेनिकली नहीं आया ना, तो आप मोहताज रहेंगे हमेशा उस एड स्पेंड के ऊपर। कि आपने फिर आपकी 2-3 वीडियोस नहीं चली, चौथी वीडियो पे आप कहेंगे चलो मैं फिर और पैसे लगा देता हूँ, और पैसे लगा देता हूँ। तो आपके पास पैसे होंगे, आप लगा सकते होंगे, लेकिन मसला ये है कि वो फॉलोइंग आपकी ऑर्गेनिक नहीं होगी। उसका फायदा नहीं है। क्योंकि हमने समटाइम्स ये भी देखा ना कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 11 मिलियन फॉलोवर हैं फेसबुक पे। अच्छा, 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। और जब हम उनकी वो देखते हैं वीडियो के ऊपर, तो वो उस पे आते हैं 200, 100, 300, 400 व्यूज। तो वो मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या, नहीं, इसमें एक दरमियान में ये वाली गेम भी है ना, ये इंस्टा पे भी होता है कि आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, वो बॉट्स होते हैं। और वो खरीदते किससे हैं? कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, वो जो शायद होता है कुछ 10,000 पे 1000 फॉलोअर और 20,000 पे आप उनको पैसे देते हैं, वो आपकी अकाउंट की फॉलोअर्स का वो बढ़ा देते हैं नंबर, लेकिन वो होते बॉट्स हैं। मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है, वो जो शायद आज से कुछ 10-12 साल पहले मुझे याद पड़ता है कि वो कहते थे कि आप किसी को लाइक करो तो आपको उतने वो टोकन मिलते रहते हैं। हाँ शायद। और वो फिर वो आप कंपनीज वो कर रही होंगी ना, उन्होंने वो रखे होंगे, वो उस पर पेज लगाएंगे तो वो उतने लोग उसको जो है वो लाइक करते हैं। लेकिन वो होते बॉट्स हैं। बॉट्स हो या शायद दुनिया के किसी और कोने से हो, जो हमारी लैंग्वेज ही समझते नहीं है। हाँ, तो वो इंगेज ही नहीं कर सकते, इंगेज जो है वो नहीं कर सकते। तो आपको अपना ही जो है वो करना है। अच्छा ये बताएं कि कोई ऑफर वगैरह टीवी चैनल से, और अगर आती है तो कोई चांस है करने का, या नहीं अपना यही करना है आपने? नहीं, मुझे अभी तक तो ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल ने अप्रोच नहीं किया किसी भी कैपेसिटी के अंदर। लेकिन मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा अगर मुझे किसी किस्म की ऑफ़र आए। बल्कि इनफैक्ट मैं बल्कि चाहूँगा कि किसी मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर मैं कोई इंफोटेनमेंट शो, जिसके मेरे पास सर्टन आइडियाज़ भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर। ताबिश हाशमी जो इस वक्त शो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि TRP वाइज भी और वैसे फॉलोइंग वाइज भी वो सबसे ऊपर जा रहा है। बड़ा अच्छा शो है और बड़े अच्छे तरीके से उसको कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि काफ़ी स्पेस है, काफ़ी रूम है इंफोटेनमेंट के अंदर, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर किसी टीवी चैनल के से मुंसलिक होकर फ्यूचर में अगर इस किस्म का कोई मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल उसको ग्रैब करूंगा, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। इंस्पायर किससे हैं इंफोटेनमेंट का जो शो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान या इंटरनेशनली या इंडियन मीडिया में, किससे इंस्पायर है? मैं इंडियन मीडिया में भी इवन इंफोटेनमेंट शो में किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो कपिल शर्मा का शो है उसने काफ़ी ट्रेंड सेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ कि एक शो किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, और उसके रिजल्ट्स भी उनके सामने आए। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसके अंदर बजट बहुत ज़्यादा उस शो के अंदर लगा हुआ है। अब अगर आपको इस चीज़ का आइडिया कि अब उनका शो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है, मैंने देखा कल देखा मैंने, कल शायद पहली एपिसोड थी उसकी। हाँ, तो वो नेटफ्लिक्स जो है वो उनका शो प्रोड्यूस कर रहा है और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा बजट है जो उसके अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि एक तो जो फार्मूला आफ्ताब इकबाल साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था वही चल रहा है सारों पे, तो सॉर्ट ऑफ उसी की रेप्लिका या उसी के मिलता जुलता कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। मुझे लगता है ताबिश हाशमी ने थोड़ा सा डिफरेंट करने की बिल्कुल कोशिश की है। और ताबिश हाशमी का देखें, मुझे लगता है कि एट टाइम सिर्फ फॉर्मेट ज़रूरी नहीं होता, होस्ट या जो इंसान कंडक्ट कर रहा है उस शो को, उसका अपना स्किल बहुत मैटर करता है। मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट है ही ये क्योंकि उसने तो इम्प्रोवाइज वो लिखा हुआ कितना वो कर लेगा वो। अब ताबिश हाशमी के मुताबिक, मैंने वो एक पॉडकास्ट में उनको सुना पिछले दिनों, वो कह रहे थे कि मेरा कोई शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है, वो एक्स्ट्रा फिल्बदी होता है, मतलब मेहमान आ रहा है तो मौके के ऊपर हम उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, पहले टीम ने थोड़ा बहुत किसी मेहमान के बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह ये वो निकाल के रखे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ताबिश हाशमी की कामयाबी की वजह जो थी वो उनका अपना स्किल था, अपना क्राफ्ट था। हाजिर जवाब आदमी है, मौके के ऊपर बड़ी ही बरजस्ता बात करना आती है उनको। तो मुझे लगता है कि फॉर्मेट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि होस्ट कौन है और उसकी सलाहियत क्या है। तो ज़रूर बिल्कुल अगर इस किस्म का कोई मौका आता है तो मैं ज़रूर उसको अवेल करूँगा। अच्छा, ये कैसा लगा आपको कि हमारा जो स्टेज है वो बड़ा शानदार था किसी ज़माने के अंदर, और उसके बाद फिर उसमें वल्गैरिटी आ गई, लेकिन अब दोबारा से इस तरह के शोज़ के अंदर जो है वो स्पेस बनी और ये सब लोग जो है वो बड़े अच्छे जो है वो इसके अंदर पोजीशन हो गए, तो उनका जो काम है उसको काम पे रेट कर रहे हैं?
जो थिएटर से निकल के हमारे लोग अब मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा, एक्सेप्शनल। आगा माजिद जो है जैसे मिसाल के तौर पे, मतलब आगा माजिद एक ही इज एन एक्सट्रीमली गुड आर्टिस्ट। उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी टाइमिंग, उनके पंचेस, डायलॉग डिलीवरी, मुझे लगता है वो दुनिया की किसी अच्छे कॉमेडियन के साथ एट पार है। फर्क सिर्फ ये है कि वो उर्दू पंजाबी सराइकी वो जबान है उनकी, और उनकी जबान अंग्रेजी नहीं है। अगर उस बंदे की जबान अंग्रेजी होती तो वो फॉर श्योर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट होता। इसी तरीके से बाकी सारे जितने लोग, अमानुल्लाह साहब, इवन सोहेल अहमद साहब, तो इन ये लोग जो हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन टीवी के ऊपर आकर भी अब देखें, फर्क सिर्फ ये है कि आपसे काम किस तरह का निकलवाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो थिएटर के, खैर सुहेल साहब ने और अमान साहब ने तो मेरे ख्याल में इस चीज की, हाँ, उन्होंने थिएटर पे भी कभी वल्गैरिटी नहीं की और उसके खिलाफ खड़े हुए वो। लेकिन अब बाकी तमाम लोग जो हैं, आप उनको देखें कि उन लोगों से जब काम निकलवाया गया, उन लोगों को जब ऐसे लोग मिले जिनको पता था कि इनसे हम अच्छा कंटेंट कैसे अदा करवा सकते हैं या करवा सकते हैं, तो उन लोगों की वो साइड जो है वो वापस आ गई। तो मुझे अगेन यही लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि फर्क सिर्फ विजन का होता है कि आप सोचते क्या है कि ये मैं जो कर रहा हूँ इसमें से मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इसमें से मैं इवेंचुअली अचीव क्या करना चाहता हूँ। और वो विजन अगर आपका स्ट्रेट अप हो तो आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी ये मसला है बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों को लगता है कि वल्गैरिटी या फिर सेक्सुअलिटी या एक्सप्लिसिट लैंग्वेज इस्तेमाल करके या फिर गालियाँ देकर अपनी वीडियोज़ और रील्स के अंदर हमें ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी, हमारी रील्स को ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी। दैट माइट बी ट्रू टू एन एक्सटेंट, होता होगा। लोग जो है वो एक्सप्लिसिट थीम्स जो होती हैं उसके ऊपर कंटेंट को ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के अंदर, आगे पीछे देखा ज़्यादा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपका बाकी स्कोप काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप आते वरना मेरे पास। हाँ बिल्कुल, तो आपका स्कोप काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देता है चीज़ों का। तो इसलिए मुझे यही लगता है कि आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या निकालना चाहते हैं, और ये अप्लाई करता है हर इंसान के ऊपर, बेशक वो अभी अपने बिगिनिंग की स्टेज पे है या फिर वो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है। जब तक उसका विजन क्लियर है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मुझे लगता है तब तक वो ट्रैक पे रहेगा। बिल्कुल सही है। अब आखिर में सिर्फ मैं आपसे मैसेज चाहूँगा कि जो कंटेंट क्रिएटर जो आ रहे हैं, काफ़ी बातें तो आपने बता दी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई टिप्स, कोई चीज़ें ऐसी जो उनके लिए थोड़ा सा इस फील्ड में आने के लिए उनको आसानी उनके लिए जो है वो पैदा कर सके। अच्छा, मैं बिल्कुल इसके बारे में बताता हूँ आपको, लेकिन ना मुझे ये डर लगने लग गया है कि मैं बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कंटेंट के ऊपर लोगों को बताने में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरे से जो सब ये इस बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं या पहले लोगों ने पूछा, उसकी वजह से ये है कि थोड़े अरसे के अंदर थोड़ी सी सक्सेस मिली है, तो उसकी वजह से जाहिर है कि हर कोई जानना चाहता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। वरना मेरे से बहुत बड़े क्रिएटर्स, बहुत अच्छे क्रिएटर्स जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो काम कर रहे हैं और वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं इस मामले में। लेकिन मैं अपने थोड़े से तजर्बे के अंदर जो है वो यही आपको कहना चाहूँगा कि एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, वो बुनियादी चीज़ है। आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपको कामयाबी उसके अंदर नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप जिस किस्म की वीडियो बनाते हैं वो वीडियो हज़ारों लोगों से अच्छी हो, लेकिन अगर वो महीने में एक दफ़ा आती है ना, तो वो इंसान जो महीने में 15 या 20 वीडियोस डालता है वो आपसे हमेशा सबकत लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ऑपरेट इस तरीके से करता है। तो आपने एक तो फ्रीक्वेंट रहना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ये बुनियादी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि कोशिश ये करें कि आपके कंटेंट के अंदर कुछ ऐसा हो जो कि किसी दूसरे के कंटेंट के अंदर मौजूद नहीं है। कोई मुख्तलिफ चीज़ हो, कोई यूनिक चीज़ हो। मुझे लगता है कि मुझे जो कम अरसे के अंदर सक्सेस मिली कंटेंट क्रिएशन के अंदर, उसकी वजह यही थी कि मेरा कंटेंट लोगों को यूनिक लगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ लगा। हालांकि मैंने शुरू में ये नहीं सोचा था कि यार मैं कोई मुख्तलिफ चीज़ कर रहा हूँ, मैं बस नेचुरली जो मेरे जहन में आइडियाज़ आ रहे थे मैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा था। मैं सोच के नहीं कुछ कर रहा था कि मैं मुख्तलिफ करता हूँ इसको। लेकिन वो लोगों को मुख्तलिफ इस वजह से लगा क्योंकि शायद उस तरह की चीज़ या उससे मिलती जुलती चीज़ पहले नहीं हो रही थी, उस वजह से मुझे सक्सेस थोड़ी सी जल्दी मिल गई। तो एक तो आप कंसिस्टेंट रहें, सेकेंडली ऐसी चीज़ करें जो कि आपको लगता है पहले नहीं हो रही, जो कि थोड़ी सी यूनिक हो, जो कि लोगों को इस चीज़ के ऊपर मजबूर करे कि मैंने इस इंसान को फॉलो करना है, मैंने इसका कंटेंट देखना है। तो और अगेन जो मैं पहले काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि विजन अपना क्लियर रखें कि आप इसके अंदर से क्या निकालना चाहते हैं। क्या आपका मकसद सिर्फ वायरलिटी है? क्या आपका मकसद सिर्फ अपनी हर 5वीं वीडियो को 5-7 मिलियन व्यूज़ के ऊपर पहुँचाना है, या आप इसमें से एक्चुअली कुछ टेंजिबल निकालना चाहते हैं, या आप इसमें से कोई अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक चीज़ तो आपको फॉर श्योर कह रहा हूँ, आपके फ़ोन के अंदर जो ऐप्स मौजूद हैं उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो विद इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रखता है, तब्दील करके रखता है। तो वो फ़ोन भी आपके हाथ में है और ये चॉइस भी आपके हाथ में है कि आपने उसके साथ क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत स्मार्टली लेना चाहिए।
और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको इस चीज़ के अंदर कदम रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मैं दोबारा से इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के। फ़ैन हूँ बिल्कुल मैं आपका, और मेरी दुआ ये है कि इसी तरीके से इंशाल्लाह आप जो है वो काम करते रहें और ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो लोगों तक बहुत पहुंचाते रहें। शुक्रिया बहुत उसामा भाई, शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू, फॉर हैविंग थैंक मी। यू।